नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे नेट रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी डाल दी थी वीडियोस कि मेरा इस बार नेट क्लियर हो चुका है 2020-21 में फाइनली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने नेट क्लियर किया, क्या क्या परेशानियां आई और किस तरीके से मैंने तैयारी की, क्या मैंने कोई कोचिंग ली या फिर कोई और इस रिलेटेड जो भी ये जर्नी रही है मेरी नेट को क्लियर करने की, कहाँ से शुरू हुई और अभी तक जाके जो नेट क्लियर हुआ है, क्या इसके बाद मैं आगे अभी रहूंगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेरीज हैं जो आगे की आती हैं और उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है नेट को क्लियर किया, मेरी क्या क्या ट्रेजेडी रही, क्या क्या मेरी प्रिपरेशन रही, पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स मेरे जैसे हैं जो गांव से हैं, जो अक्सर तैयारी ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं या उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिला है, तो उनके लिए नेट क्लियर करना मतलब ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने नेट क्लियर किया है, इसी बार क्लियर किया, लेकिन अभी नहीं कि अभी क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। ये लंबी जर्नी रही है। और आपको पता है जब आप कहीं से चलते हो तो फिर बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मंजिल पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, स्टिल आई हैव नॉट अराइव्ड बट आई हैव रीच्ड समवेयर। ठीक है, कहीं तक तो पहुंच गया हूं ना जिंदगी में। अब ऐसा तो लग रहा है ना कि दौड़ में तो है, पहले तो दौड़ में ही नहीं थे, है ना। तो उस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे नेट की तैयारी क्या रही। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीए इंग्लिश ऑनर्स में रही है और ये रही है गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर चौक से। और मेरी जो एमए रही है वो इंग्लिश में रही है, ऑब्वियसली इंग्लिश में रही होगी, और वो रही है महाराणा प्रताप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। आपको पता है कोई भी यूनिवर्सिटी का इसमें एक्सपोजर नहीं है। हालांकि मैंने प्रिपेयर किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी दिया था, एचपीयू के भी लिए दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी नहीं हो सका। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर वहां पे हो गया होता तो शायद मुझे इतने बेटर टीचर नहीं मिलते जो यहाँ पे मिले मुझे, जिन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, वहां पे उतना ज्यादा शायद सपोर्ट मुझे ना मिलता। और यहाँ पे जो मिला है वो वाक्य बहुत ही है ना, उसको कुछ कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर से मेरी बीए हुई और उसके बाद एमए हुई। और देन जब मैं एमए के लिए गया था तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, तभी मेरे टीचर्स ने मुझे बोल दिया था कि देखो अगर एमए करोगे तो नेट के लिए क्वालिफाई ही एमए की नहीं जाएगी, अदरवाइज तो वो एमए ही है। मतलब आपने डिसाइड करना है कि आपको एमए करनी है या फिर एमए ही करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि हाँ, अभी अगर नेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एमए करने के लिए तो फिर एमए करने के बाद तो फिर नेट की तैयारी तो करनी बनती बनती है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने शुरू से ही नेट के बारे में सोच लिया था। हालांकि जब मैं एमए करने गया था तब मुझे नेट की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि टीचर्स कैसे बनते हैं हायर एजुकेशन में, हमें नहीं पता है। हम छोटे छोटे गांव से आते हैं तो हमें नहीं इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है हमें। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था और मैंने टीचर से भी पूछा अपने से कि थोड़ा गाइड करें कि नेट की तैयारी को कैसे कैसे शुरू करें इसके बारे में। तो फिर मेरे टीचर्स ने मुझे जैसे गाइड किया कि आप यूट्यूब पे देखो, आजकल बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे तरह मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो एक काफी सारे टीचर्स मिले, जैसे कि अर्पिता करवा और भी नकुल ग्रोवर या फिर विनीत पांडे सर। और मैंने इससे अलावा भी 3-4 और टीचर भी मुझे देखे जो ज्यादा जिनका ज्यादा जो ज्यादा मशहूर हैं यूट्यूब पे, आपको पता ही होगा, इंग्लिश लिटरेचर को स्पेसिफिकली लेकर। एंड देन आई चोज विनीत पांडे सर। मैंने विनीत पांडे सर को उस टाइम पे चुना था और उन्हीं के थ्रू मैंने कोचिंग ली है नेट की। दोस्तों जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था, मैंने 19 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था विदाउट कोचिंग। उस टाइम पे पहले मैं पेपर को खुद समझना चाहता था कि पेपर एक्चुअली है क्या, और मुझे पता चल गया कि भाई ये तो बहुत ही अलग लेवल का पेपर है, मतलब आउट ऑफ द लेवल है। मतलब जो इंग्लिश वाला था पेपर 1 तो खैर फिर भी काफी क्वेश्चन उसमें से मुझे आते थे, उसमें तो मैंने उस टाइम पे ही 50% स्कोर किया था पेपर 1 में, फर्स्ट टाइम ही। तो उस वजह से पेपर 1 तो मुझे फिर भी ठीक लगा था। वो तो मुझे लगा था कि मैं पेपर 1 तो कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हमारे टीचर्स बोलते थे कि ज्यादातर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, पेपर 1 में बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम पेपर 1 में दिक्कत नहीं आई थी।
और मैंने उसी टाइम पे ध्यान दिया था कि पेपर वन तो हो जाएगा। पेपर वन में मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आया, हालांकि मैं ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया स्कोर करूंगा पेपर वन में, लेकिन इतना तो कर लूंगा कि पेपर वन तो क्लियर कर लूंगा, है ना। तो बात बची थी दोस्तों पेपर टू की, जो मेरा पेपर सेकंड है इंग्लिश लिटरेचर का। उसमें ज्यादा हमें नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया भी जाता है वो जनरली इंग्लिश लिटरेचर हमें हिंदी में पढ़ाया जाता है। मतलब अगर टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाना भी चाहते हैं तो क्योंकि गांव के बच्चे ज्यादा उस चीज को समझते नहीं, कैच नहीं कर पाते, तो अगर वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो फिर पहले वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो उनके लिए बड़ा हेक्टिक टास्क बन जाता है ये। इसीलिए वो ज्यादातर टीचर्स जो है इजी पे रहते हैं कि हिंदी में पढ़ा दो, ट्रांसलेट कर करके, तो वो सोचते हैं कि हिंदी में पढ़ाना चाहिए। एक दो टीचर, हालांकि मैं बोलूंगा प्रोफेसर जो थे वो इंग्लिश में ही रहते थे, वो बाद में अगर कुछ नहीं समझ आता था तो हमें हिंदी में भी बता देते थे, लेकिन ज्यादातर टीचर्स यही सोचते थे कि ज्यादा क्यों दिमाग खराब करना है, मतलब सीधा हिंदी में ही आ जाते हैं, है ना। तो हमने तो इंग्लिश लिटरेचर भी हिंदी में ही पढ़ा है, हमारा तो ऐसा है, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था सब्जेक्ट के ऊपर काम करना। मैंने जब कोचिंग ली तो बहुत सारी चीजें की और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उस टाइम पे, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद किया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 जून में दिया था शायद, तो उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आई थिंक आई स्कोर्ड एट दैट टाइम, आई स्कोर्ड 37% समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद मैंने सीरियसली शुरू किया, मैंने एमए की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि एमए तो मैं 1 महीने में कवर कर लूंगा जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन जो नेट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट था, उसको कवर करना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक टास्क था, बहुत ही ज्यादा हरक्यूलिस टास्क था। तो मैंने फिर भी तैयारी की उसकी, मतलब रात को लगभग 3 बजे तक पढ़ता था मैं, क्योंकि मुझे सुबह नहीं उठा जाता मेरे से, और उसी बात से 3 बजे पढ़ना, 3 बजे तक पढ़ना, 2 से 3 बजे तक पढ़ना, सुबह सिर्फ 7 बजे उठ के कॉलेज जाना, 7 बजे उठ के तैयार हो गए, 8 बजे तक कॉलेज निकलना। तो ये कहीं ना कहीं 4-5 महीने बहुत ज्यादा मेहनत वाले रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैंने। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं आई थिंक 2 to 3% से रह गया था मेरा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा, उस हिसाब से कि अगर मैं उस हिसाब से देखूं कि जब मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टन फील किया था मैंने, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हो। तब मुझे लगा कि यार कोई ना कोई कमी फिर भी रह गई है, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, फिर उठे, फिर दोबारा तैयारी शुरू करनी पड़ी, कई करनी शुरू कर दी मैंने। इस बार कोचिंग नहीं ली मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरा लास्ट वाला सिलेबस था वही मैं उस तरीके से याद नहीं कर पाया था, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आए थे। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दैट ऑडियो लेक्चर्स ओनली और वीडियो लेक्चर्स ओनली, और इसीलिए मुझे लगा कि यार कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। तो मैंने लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, अलग अलग नॉवेल्स, अलग अलग थ्योरीज की किताबें, अलग अलग क्रिटिसिज्म की किताबें। लाइब्रेरी में हम जानते हैं कि मैंने कितना तंग किया है उनको, मतलब हफ्ते में 4 किताबें खत्म कर देता था, बहुत किताबें पढ़ी उस टाइम पे। मैंने सोचा कि अब इस तरीके से शुरू करके देख लेते हैं कि इस तरीके से अगर कोई हल होता है तो क्या पता इस तरीके से हो जाए। अगर कोचिंग से नहीं हुआ तो खुद की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अब पता चल गया है सिलेबस का, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए उसकी तैयारी करना। तो मैंने लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था मैं, बहुत ज्यादा किताबें इश्यू करवाता था और जाके घर पे पढ़ता था। कॉलेज को मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं सेकंड सेमेस्टर में भी, हालांकि सेकंड सेमेस्टर में मैंने स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाया था सेकंड सेमेस्टर में मैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि मेरा फोकस सारा उसी में था। और अगर हम आप मेरी एमए की परसेंटेज भी देखेंगे वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एपीआई में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आपको परसेंटेज लेनी है तो या तो 80 से ऊपर चले जाओ, या फिर आप 60% ले लोगे तो आप भी 80 वाले के बराबर ही आपको इसको काउंट किया जाएगा एपीआई स्कोर में, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल प्रेजेंट पे आते हैं। तो मैं ने कभी भी परसेंटेज के ऊपर या फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आने के ऊपर कभी भी सोचा ही नहीं। मेरा गोल था कि मुझे नेट क्लियर करना है। मुझे अगर मैं नेट क्लियर कर लूंगा तो अगर मेरे साथ वाले के किसी के 80% भी हैं तो वो ही कैन नॉट कम्पीट विद मी। एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई स्कोर्ड 80 to 90% एंड माई नेट इज नॉट क्लियर, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट एमए, दैट इज नॉट एमए, ओके। सो आई वेंट विद दैट प्लान, उस प्लान के साथ गया मैं। और फिर मैंने उस बार मैंने सोचा था कि मैं खुद ही तैयारी करूंगा और खुद ही मैंने तैयारी करी। लेकिन दोस्तों जो आप सभी के साथ हुआ था, जो हमारे साथ हुआ, बीच में कोरोना आ गया। 2020 में कोरोना आ गया, कॉलेजेस बंद हो गए और मैं लाइब्रेरी को भी उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैंने कोचिंग भी लेना छोड़ दी थी। अब मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोचिंग अगर मैं शुरू कर लेता तो मेरे ख्याल से वो सही रहना था, लेकिन मैंने कोचिंग शुरू की ही नहीं। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे टीचर्स, फ्री में क्लासेस दे रहे थे ऑनलाइन, वो भी मैं उतनी ज्यादा अटेंड नहीं करता था। कभी कभार एक आध वीक में 1-2 क्लासेस अटेंड कर ली, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। मतलब मूवीज देखे जाना, फोन चलाए जाना, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में तो ये काम हो गया था हमारा, क्योंकि जिंदगी ही रोक दी थी न्यूज वालों ने। न्यूज देख के ऐसा लगता था कि यार अब तो
पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो पढ़ने का तो बाद की बात थी, ठीक है। तो पढ़ने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। फिर एकदम से एमए के एग्जाम आ गए, एमए की तैयारी करने लग पड़े। बीच में उन्होंने नेट भी अनाउंस कर दिया, और कहीं ना कहीं नेट एक बार पोस्टपोन हो गया, पहले आया था, फिर मेरे पेपर के बीच में थे, और पेपर की तैयारी कर रहा था एमए की, क्योंकि एमए का भी उतना नहीं पढ़ पाए थे, उतना ज्यादा टाइम ही नहीं मिला था एमए का पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो एमए की पेपर दिए, तो उसके ऐसे ठीक 10 से 15 दिन बाद नेट का एग्जाम था। बीच में मेरे कजन की वेडिंग थी, तो मैंने चाहता था कि मैं कजन की वेडिंग अटेंड ना करूं, लेकिन नहीं, कजन की वेडिंग लास्ट टाइम पे थी, इस बार कजन की वेडिंग तो नहीं थी, लेकिन कहीं टाइम नहीं मिला मतलब पढ़ने का ना, उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो बस उसी के बाद क्या हुआ कि नेट का पेपर देने गए। मुझे तो लगा कि क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आते थे, मुझे देखे हुए क्वेश्चन थे, मतलब जो लग रहा था कि यार आते हैं, मतलब एमए में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे। और मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा होप्स थी कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा, क्योंकि पेपर वन मेरा बहुत बढ़िया गया था। पेपर सेकंड भी मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, पेपर वन में तो मैंने अच्छा स्कोर किया था, ऑलमोस्ट 60% स्कोर था मेरा पेपर वन में। लेकिन पेपर सेकंड में मेरा बहुत बुरा स्कोर था। अब तक का जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, अब इतना मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इतना बुरा स्कोर नहीं हुआ था पेपर सेकंड का, जो मेरा इस बार आया था। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत निराशा हुई थी, बहुत बुरा लगा था मुझे। और मैंने तो सोच लिया था कि यार अब नेट दूंगा ही नहीं, छोड़ ही दूंगा, मतलब नेट देने का सोचा था, लेकिन अब टीचिंग फील्ड को छोड़ ही दिया था कि यार, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अभी फैमिली भी बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था, और मैंने तो छोड़ ही दिया था। मतलब आपको नहीं पता बीच बीच में क्या को कुछ कर दिया मैंने, कुछ काम किए, कुछ इधर स्कूल ज्वाइन कर लिए प्राइवेट, कुछ प्राइवेट जॉब्स करी 1-2 महीनों के लिए, 6-7 महीनों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा। और फिर नेट एक बार फिर अनाउंस हुआ, जो अभी 2020-21 वाला है, जो मर्ज होगा, वो नेट कहीं ना कहीं अनाउंस हुआ। फॉर्म भरा हुआ था मैंने ऑलरेडी, पिछली बार से ही भरा हुआ था, और दोबारा उन्होंने मर्ज कर दिया इसको, तो फिर फॉर्म निकाल दिए। फिर मुझे लगा कि यार अब आ सकता है। फिर भी मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, स्कूल में मैं प्राइवेट स्कूल में जाता रहा, हालांकि वहां से कोई अर्निंग आ नहीं रही थी, क्योंकि स्कूल से एक बार फिर बंद थे, तो वो भी कुछ पे नहीं कर रहे थे। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो फ्री बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, एटलीस्ट। तो बस उसी तरीके से लगे रहे। एग्जाम अनाउंस हो गया, एग्जाम की डेट्स आ गई, और मैंने स्कूल से छुट्टी ली 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के बाद उन्होंने पेपर फिर पोस्टपोन कर दिया। अब छुट्टी वाले तो स्कूल वाले देंगे नहीं, तो फिर टीचर्स ने बोला, प्रोफेसर ने बोला कि यार छोड़ दे, कब तक 4-5 हज़ार में जिंदगी थोड़ी निकलेगी तेरी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही झंझोड़ा मेरे को मैम ने, तब जाके मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना है नेट के लिए, ठीक है। और मैंने स्कूल छोड़ दिया फिर। बहुत ब्रेव डिसीजन था वो मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि एक तरह से मेरे लिए वो एजुकेशन फील्ड बिल्कुल ही बंद हो जानी थी अगर इस बार कुछ नहीं होता तो, ठीक है। क्योंकि मैंने स्कूल बीच में छोड़ दिया था, अपनी टर्म पूरी नहीं करी थी, मतलब जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ 1 साल का, वो मैंने टर्म पूरी नहीं करी थी। लेकिन वो भी कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि दे वर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर द पास्ट 3 to 4 months, ठीक है। अभी उन्होंने पे शुरू कर दिया था, जब दोबारा स्कूल शुरू हो गए थे, उस टाइम पे नेट आ गया था। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार अब 3-4 महीने तो वैसे विदाउट पे रहा हूँ, तो अब थोड़ा बहुत ले भी लूंगा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा नेट पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं शायद इसमें कुछ कर पाऊँ, और मेरे लिए शायद फील्ड के बहुत सारे रास्ते खुल जाएं, अगर एक मात्र एक नेट क्लियर हो जाए मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड किया उस टाइम पे, मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और कोचिंग मैंने एक बार फिर ज्वाइन कर लिया था। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने रिन्यूअल बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि स्कूल से टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब 3-4 बजे तक स्कूल से बिजी रहते थे, उसके बाद रेस्ट करनी होती थी, फिर अगले दिन का पढ़ाना होता, थोड़ा बहुत उसकी तैयारी करनी पड़ती थी। तो 1 से 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे दे पा रहा था मैं नेट के लिए, तो वो इनफ नहीं थे। मुझे पता था कि ये दीज आर नॉट इनफ, ठीक है। तो मैंने उस 1 महीने में पूरी तैयारी की, मतलब 8-9 घंटे पढ़ा हूँ, 6 से 7 घंटे पढ़ा हूँ शुरुआत में, 3-4 घंटे, फिर ऐसे बढ़ बढ़ के बहुत 12-13 घंटे तक गया हूँ लास्ट में, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे 2 से 3 महीने का टाइम मिल गया नेट के ऊपर। जो नेट पोस्टपोन होता गया ना, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता था, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अभी सब कुछ भूल गया जो पहले का आता भी था। तो मुझे, मेरे लिए तो बढ़िया हो रहा है कि नेट पोस्टपोन हो रहा है, मैं पूरा टाइम दे पा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने नेट की पूरी तैयारी रखी, पूरा अपने जोर रखा उसके ऊपर। और इस बार जो था पेपर के लिए मैंने पूरा, मतलब कोई आस नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा पेपर वन के लिए मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है। मैथ के ऊपर मैंने 1-1.5 महीना पूरा अमित सर के, अमित पांडे के लेक्चर देखे, और भी कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे टीचर्स के याद रखे हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे टीचर्स के
लेक्चर्स लगाए हैं, मतलब यूट्यूब पे और भी बहुत सारे हैं। येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर बहुत अटेंड किए मैंने लास्ट टाइम पे। उसके बाद धैया, प्रोफेसर धैया के लेक्चर देखे मैंने। इसके अलावा एक और था, एक और पाठशाला करके, ई पाठशाला करके है यूट्यूब पे चैनल, बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं वो भी, तो उनके लेक्चर बहुत अटेंड किए मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसी की विनीत सर की कोचिंग पे ही डिपेंडेबल था, क्योंकि मुझे लगा था कि दिस टाइम आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो मुझे कोई भी रास्ता जो है छोड़ना नहीं था इस बार। तो मैं हर टाइप पे गया हुआ था कि हर तरीके से पूरी तैयारी करूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने पूरा बीए का सिलेबस अपना, जो बीए इंग्लिश ऑनर्स का था, वेदर जो आ सकता था नेट में या नहीं आ सकता था, मैंने सारा कवर किया। एमए का पूरा सिलेबस एक बार कवर किया। उसके अलावा और भी कोई जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने पूरे नोट्स को छांट लिया। जो भी 100 नॉवेल्स सर ने बताए थे कि जो नेट के लिए आपको तैयार करने ही करने हैं, उनकी 100 की 100 समरीज तैयार की। 100 जो ऑलमोस्ट 50 प्लेस की समरी तैयार करी थी मैंने। इतनी सी ज्यादा 100 ही पोइट्रीज की समरी तैयार की थी, जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो इतने छोटे से स्पैन में मेरे लिए कहीं ना कहीं करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी आधी चीजें पहले करी हुई थी, तो इस बार वो उतना आसान नहीं हुआ। और एक मेरे लिए ये प्रॉब्लम रहती थी कि मेरे को क्रोनोलॉजी ही याद नहीं रहती थी। क्रोनोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए मुझे बहुत समय लगा, लेकिन मैंने सोचा था कि यार क्रोनोलॉजी के ऊपर तो काम करूंगा ही करूंगा। मैंने 150 नोबेल अवार्डी राइटर्स याद रखे लास्ट में, वो याद किए। अभी भी मुझे पता है, एक तो भूल सकते हैं, लेकिन अभी भी पता है, आप चाहेंगे तो बोल सकता हूँ लाइव भी, ठीक है। 50 के 50 बुकर अवार्डीज याद हैं। पुलिट्जर प्राइज मैंने याद नहीं करे थे, कुछ कुछ मेन इंपोर्टेंट राइटर्स के जिनको 3-4 बार मिला है ना, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, 2-3 राइटर ऐसे जिनको 3 से 4 बार मिला है पुलिट्जर प्राइज, उनका मेरे को पता था। बाकी का मैंने इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि पुलिट्जर प्राइज बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा मैंने सारे ब्रिटिश जितने भी मेन इंपोर्टेंट राइटर्स है, हर एज के 3-4 मेन इंपोर्टेंट राइटर्स उठाए, उनके वर्क्स मैंने पूरे क्रोनोलॉजी याद की, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद करी, और मेन इंपोर्टेंट वर्ड्स की समरीज। तो इतना कुछ किया मैंने क्रोनोलॉजी के ऊपर, मैंने बहुत काम किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रोनोलॉजी मेरे लिए एक वाइटल रोल प्ले किया मेरा नेट क्लियर करने में, क्रोनोलॉजी, ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, जो एंटीगनी वाला था, वो कहीं ना कहीं मुझसे गलत हो गया था, क्रोनोलॉजी वाला भी। हालांकि मुझे आता था वो, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बस 10% का कंफ्यूजन था, और मैं दूसरी साइड चला गया और बस वही गलत हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सारे गलत थे मेरे। हालांकि मुझे डाउट थोड़ा सा हल्का सा ही था, लेकिन इसीलिए मैं इस बार डाउट के साथ नहीं गया था, ठीक है। जो एंटीगनी वाला था उसमें थोड़ा सा डाउट रह गया था मुझे, और वही डाउट की वजह से वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। अदरवाइज बाकी सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ठीक थे मेरे। थ्योरी मेरा उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, शुरुआत में बोल दिया था कि मेरा थ्योरी पार्ट जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। थ्योरी मुझे उतनी समझ नहीं आती है, क्योंकि हम उस लेवल की स्टडी हमने नहीं करी है। हम गांव से आते हैं, हमें उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है। अब जरूरी मैं उस पर फोकस करूंगा। लेकिन थ्योरी पे मैंने क्या किया था, दाना मल्टीटास्कर भाई है हमारे यूट्यूब के चैनल है उनका, दाना मल्टीटास्कर हिमाचल प्रदेश की, वो बहुत बढ़िया थ्योरी पढ़ाते हैं। तो उनके लेक्चर मैंने देखे काफी, और कहीं ना कहीं थ्योरी के ऊपर मैं सही बोलूं तो मैंने ज्यादातर रट्टा ही मारा था। मतलब जो टर्म्स थी उनको याद कर लिया था, थ्योरी उसको थोड़ा सला सा याद कर लिया था, और अगर पेपर में कोई आई थी तो उसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि दिमाग में डेफिनेशन थी, डेफिनेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, और उसी से इतना ही काफी होता है आपको नेट में आंसर करने के लिए। क्योंकि आपको तो इलिमिनेट करना होता है ना, ज्यादातर कुछ क्वेश्चन में तो इलिमिनेशन टेक्निक ही बनानी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप थ्योरीज कर लेते हो, रेदर देन कि आपको कुछ ना पता हो। तो मैंने उनके लेक्चर काफी देखे थ्योरीज के लिए, और वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल थे, सौरभ भाई के, और उनके लेक्चर काफी हेल्पफुल रहे थे मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों तैयारी की, फाइनली पेपर आ गया, पेपर देने गए हमीरपुर में, और बस पेपर दे के, हालांकि मैं कुछ नहीं था ज्यादा, सही बात बताऊं तो पेपर देने के बाद, क्योंकि मैं जनरली 15 से 20 मिनट पहले पेपर कर लेता हूँ, और मुझे उस टाइम पे पेपर पढ़ने का टाइम लग जाता है कि कितने क्वेश्चन मेरे 100% सही हैं, कितने 50-50 हैं, और कितने का कुछ भी नहीं पता। इस बार इतना टाइम ही नहीं लगा। एक तो पेपर थोड़ा सा हैंग हो रहा था, तो उसकी वजह से पेपर टफ भी बहुत था, पेपर 1 भी बहुत टफ था, पेपर 2 भी बहुत टफ था। रेयरली ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा देखा है कि या तो पेपर 1 टफ होता है या तो पेपर 2 टफ होता है। इस बार दोनों ही बहुत से टफ थे, और क्वेश्चन पढ़ने को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और जब मैंने पेपर करके हटा था मैं, तब मात्र 2 मिनट बचे थे, ठीक है। और जो एंटीगनी वाला क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसी में गलत किया था, इसको मैंने रिव्यू डाल के रखा था। इसके अलावा 4-5 और क्वेश्चन थे जिसको मैंने रिव्यू डाल के रखा था, रिव्यू एंड आंसर, बट इसको मैंने चेक किया तो इसको मैंने बाद में गलत कर दिया था लास्ट 2 मिनट में, ठीक है। और फिर मैं बैठ गया था, और मुझे मैम ने बोला कि भाई पेपर सबमिट कर दो, क्योंकि आपको पता है सबमिट नहीं हो रहे थे कहीं के पेपर, अगर आपका हो गया तो सबमिट कर दो अपने आप ही। तो मैंने 2 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था, तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला था कि मेरा पेपर कैसा गया है।
तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा ही नहीं गया है, क्योंकि टफ बहुत था उस वजह से। तो मैं कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरा पेपर कैसे हुआ है। मैं तो उठने का दिल भी नहीं कर रहा था, मेरे को सर ने उठाया कि चल कोई बात नहीं बाहर उठ, पेपर जब हो गया जो होना था, ठीक है। तो वहां से आए, पेपर दे दिया। अब थोड़ी सी आस तो होती है या दोस्तों, वो तो हर बार ही होती है आपको। जो तो मैंने पहली बार दिया था जब मुझे नेट का कुछ नहीं पता था, वो तो मुझे तब भी आस थी कि यार क्या पता तुक्का लग जाए, हो जाए, है ना, भगवान चाहे तो। लेकिन नेट में मुझे इतना 4 बार एग्जाम दे दिया मैंने नेट में, तो मैंने इतना देख लिया कि भाई नेट में कभी भी आपका तुक्का नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, अगर आपने मेहनत करी है तो हो सकता है खुदा आपका साथ दे, किस्मत आपके साथ हो जाए, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हो वो भी ठीक हो जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका तुक्का लग जाए, आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नेट में क्या किसी एग्जाम में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और फाइनली जब आंसर की मैंने चेक करी तो मेरे कहीं ना कहीं मैं उस स्कोर को पार कर रहा था। जितनी नॉर्मली परसेंटेज आती है उससे 3 से 4% मेरे ज्यादा थे, जो जितनी बता रहे थे जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं भी तो खैर उस हिसाब से कट ऑफ तो मैंने भी डाली थी, लेकिन अपने खुद पे उतना यकीन नहीं ना, तो मतलब खुद के घर पे बेटी पे घर के मास्टर पे यकीन नहीं होता, दूसरे को समझ आते हैं। तो मैं दूसरों को देख रहा था, धारावाहिक को या फिर यू नो विनीत सर को, तो उनसे मैंने ये देखा था कि जितने वो बता रहे थे उससे 3-4% तो मेरे ज्यादा ही थे, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो हुआ भी ऐसा ही, रिजल्ट क्लियर हो चुका था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम क्वालिफाइड हो चुके थे। जीआरएफ नहीं था क्योंकि उसकी आस भी नहीं थी, पेपर उतना अच्छा भी नहीं गया था कि जीआरएफ हो जाए, इसलिए मैं कहीं ना कहीं दुखी था कि मैंने तैयारी करी थी जीआरएफ के लिए, ठीक है। तो वो दुख मुझे उस बात का भी लग रहा था, और मुझे यहाँ पे नेट के लिए भी मैं श्योर नहीं था, ठीक है। लेकिन खैर फाइनली रिजल्ट आया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा। और आई कैंट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स। बहुत से सबसे पहले टीचर्स को बताया जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि बहुत हैं, लेकिन हाँ एक दो जो खास हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मेरे को मोटिवेट ही करना बहुत बड़ी बात थी। मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पीछे खड़े रहे स्तंभ बनकर। तो मैं तो अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी देखा होगा, तो मैंने तो जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं उन्हीं का आभारी हूँ मैं। आज अगर मैं कुछ कर पाया हूँ तो फिर उन्हीं की वजह से है। हमने तो इतना बड़ा कभी सोचा ही नहीं था यार। हमने तो सोचा था कि नॉर्मल जॉब मिल जाए, ठीक है। इतनी लंबी सोची नहीं थी कि प्रोफेसर बनेंगे। हमने तो टीचर्स बनने तक नहीं सोचा था, मतलब प्रोफेसर बनने का भी तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर सोचा। ग्रेजुएशन में टीचर्स ने बोला था कि यार आप टीचर्स बन सकते हो, आप में क्वालिटी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में बोला यार आप तो, मतलब जब मैं एमए बीए करके हटा था तो मैं पूछ रहा था बीएड करूं या एमए करूं, तो मुझे सभी ने यही सलाह दी थी कि आप एमए करो, आप एमए के लिए बने हो, आप कॉलेज कैडर के लिए बने हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा बोला था, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। जब वहां पे गया तो वहां पे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया उन टीचर्स ने भी, और सपोर्ट भी बहुत किया। बिकॉज मैं क्लासेस नहीं अटेंड करता था एमए में, लेकिन फिर भी मुझे अलाउड था, मुझे कुछ नहीं बोलते थे कि कोई बात नहीं आप नेट की तैयारी करो, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं आप नेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, जिसका सदका आज हम सामने बैठे हुए हैं और नेट क्लियर हो चुका है फाइनली। और बहुत ही बढ़िया लगता है अब तो। खैर तो अच्छा लगा दोस्तों आपसे बात करके भी। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके बारे में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताना चाहता था, लेकिन आज यही वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो फिर आप देखना चाहेंगे, तो फिर मैं यहीं पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। लेकिन आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कौन सी बुक्स पढ़ी मैंने। कोचिंग तो मैंने बता दिया आपको, वहां से ली थी, 2 बार ली थी, एक बार नहीं हुआ था, फिर रेन्यूअल बैच में ली थी विनीत पांडे क्लासेस से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बता दिया, येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर देखे थे मैंने, ई पाठशाला के लेक्चर देखे थे, डाना मल्टीस्कर की थ्योरीज बेस्ड लेक्चर देखे थे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को फॉलो किया। प्रोफेसर दैया के लेक्चर हाँ देखे थे, वो काफी हेल्पफुल रहे थे। और फिलहाल के लिए तो दोस्तों वीडियो मैं चाहूंगा कि यहीं पे खत्म कर दूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार लाता रहूंगा। अभी वीक में 1 तो लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन स्टडी बुक्स कौन सी पढ़ी, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।